नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि इमरजेंसी 3 प्रकार के होते हैं। पहला था नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, फिर दूसरा था राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंशियल रूल और तीसरा था फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। जिसमें दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में एकदम डिटेल में डिस्कस किया था। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 259, अनुच्छेद 250 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे, सभी को डिस्कस किया था और यह भी समझे थे कि किस प्रकार से इमरजेंसी लगती है, उसका क्या प्रभाव होता है, कैसे समाप्त होता है इमरजेंसी और इसके संबंध में क्या-क्या संविधान संशोधन किए गए थे, हम लोगों ने एकदम डिटेल में समझा था। और ये भी समझा था कि भारत में कितनी बार इमरजेंसी लगा है और किस-किस आधार पर इमरजेंसी लगा है। उस समय राष्ट्रपति कौन से थे, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। यानी कि दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम्स में इमरजेंसी से संबंधित कोई भी सवाल इस टॉपिक से इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंशियल रूल और वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो शुरू करते हैं आज के अपने क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। क्या होता है राष्ट्रपति शासन, इसको पहले हम लोग देखते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 356 साफ-साफ शब्दों में कहता है कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति अपने अधीन राज्य सरकार की शक्तियां ले लेता है। इसे ही राष्ट्रपति शासन कहते हैं। यानी कि दोस्तों किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर उस राज्य की सभी शक्तियां राष्ट्रपति अपने अधीन ले लेते हैं। इसी को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। क्या होता है संवैधानिक तंत्र की विफलता, अभी हम लोग उसको समझेंगे। क्या-क्या चीजें आएंगी संवैधानिक तंत्र की विफलता में। संवैधानिक तंत्र की जो विफलता का उल्लेख है दोस्तों, वो अनुच्छेद 365 में किया गया है। यानी कि अगर किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए तो उस राज्य की सारी शक्तियां, उस राज्य सरकार की सारी शक्तियां राष्ट्रपति अपने अधीन कर लेते हैं, अपने अंडर में ले लेते हैं। उसे ही राष्ट्रपति शासन कहते हैं। यानी कि उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है, उसका कोई पावर नहीं रह जाता है और वहाँ का जो भी कार्यभार होता है, जो भी उस राज्य की राज्य सरकार करती है, वह सभी काम राष्ट्रपति करते हैं या राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त किसी से करवाते हैं। तो इसी को दोस्तों राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और राष्ट्रपति शासन लगता है किस आधार पर है, उसका आधार है संवैधानिक तंत्र की विफलता। क्या होता है संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसके बारे में अनुच्छेद 365 कहता है कि संघ सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। यानी कि जो केंद्र सरकार है वह राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, यानी कि इंस्ट्रक्शन दे सकती है। यह कहता है अनुच्छेद 365 कि यदि कोई राज्य सरकार इन निर्देशों की पालना ना करे तो इसे संवैधानिक तंत्र विफलता माना जाएगा। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 365 कहता है साफ-साफ शब्दों में कि संघ सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। यदि वह राज्य सरकार संघ सरकार का निर्देश नहीं मान रही है तो उसे संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। यानी कि संघ सरकार द्वारा दिए गए निर्देश को अगर राज्य सरकार नहीं मान रही है, यानी कि अवहेलना कर रही है, तो इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाता है। तो इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाता है। क्या-क्या चीजें संवैधानिक तंत्र की विफलता में शामिल हैं, इसको हम लोग देखते हैं। संवैधानिक तंत्र की विफलता, अगर पूछ ले कि संवैधानिक तंत्र की विफलता का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 365।
अनुच्छेद 365 इसमें दोस्तों निम्न बातें शामिल हैं। पहला, संघ सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को ना मानना। संघ सरकार जो निर्देश देता है उसको राज्य सरकार नहीं मान रही है तो इसे कहते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता। फिर दूसरी बात है, कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में ना हो। दोस्तों, अगर किसी राज्य में चुनाव हो रहे हों विधानसभा के, और उस राज्य में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि कोई भी दल, जो भी कोई भी पार्टी है, वह सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, जो दोस्तों एक बहुमत चाहिए होता है, उस बहुमत से सभी पार्टियां दूर हैं और एक दूसरे पार्टी को समर्थन भी नहीं दे रहा है कि समर्थन से सरकार बना ले। सभी पार्टियां बहुमत से दूर है और वहां पर कोई समर्थन भी नहीं कर रहा किसी पार्टी की बहुमत मिल जाए, तो इसे भी कहते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता। और राजनीतिक अस्थिरता हो जाए, यानी कि दोस्तों पॉलिटिकली स्टेबल राज्य ना हो, कभी इस दल बदल हो रहा है, कभी अलग प्रकार के बने, यानी कि जो राजनीतिक चीजें उस राज्य में वो स्थिर ना हो, कभी कोई इस्तीफा दे रहा हो, कभी कोई कुछ कर रहा हो, कोई भ्रष्टाचार कर रहा हो, इन सब चीजें क्या होती हैं, भी आती हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता में। भ्रष्टाचार, अगर किसी भी राज्य में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ जा रहा है, किसी भी राज्य में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो जा रहा है, तो इससे भी संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा कि भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था की समस्या, अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था की क्या समस्या हो, आए दिन दंगे होते रहते हों, लूटपाट हो, महिलाओं के साथ छेड़खानी हो, और यानी कि कानून व्यवस्था जो पूरी तरह से चरमरा जाए, यानी कि न्याय ना हो पाना, मतलब किसी भी हित में ना होना, पुलिस प्रशासन एकदम निठल्ली हो जाए, तो इस स्थिति में भी संवैधानिक तंत्र विफलता माना जाएगा। तो दोस्तों, संवैधानिक तंत्र विफलता यही चीज होती है कि केंद्र सरकार के आदेशों यानी कि निर्देशों का पालन ना करना राज्यों द्वारा, उस राज्य में किसी भी दल को सरकार बनाने की स्थिति ना हो, कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, भ्रष्टाचार बढ़ गया हो, राजनीतिक अस्थिरता हो गई हो, प्रशासनिक तंत्र विफल हो गया हो, यानी कि कानून व्यवस्था की समस्या हो, कानून व्यवस्था चरमरा गया हो, ये सब चीजें आती हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता में। संवैधानिक तंत्र की विफलता का उल्लेख अनुच्छेद 365 में किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों आता है संघ सरकार का दायित्व। दोस्तों, संघ सरकार का दायित्व क्या है? अनुच्छेद 355 एक्सप्लेन करता है कि संघ सरकार की केंद्र सरकार का क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है। अगर पूछ ले कि अनुच्छेद 355 में क्या उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 355 में संघ सरकार के दायित्वों का उल्लेख है। क्या है संघ सरकार का दायित्व? पहला है सभी राज्यों की बाह्य आक्रमण से रक्षा करना। यह केंद्र सरकार का काम है कि जो भी भारत में राज्य यानी कि प्रांत हैं, उनका बाह्य आक्रमण से रक्षा करना, यानी कि बाहरी आक्रमण से उनका रक्षा करना, ये भी है केंद्र सरकार का दायित्व, यानी कि कोई देश उन पर हमला ना करे, कुछ भी मतलब किसी भी प्रकार से बाहरी आक्रमण ना हो किसी राज्य पर, यह है केंद्र सरकार का दायित्व। सभी राज्यों में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, जो सभी राज्य हैं वहां पर आंतरिक सुरक्षा क्या हो बनाए रखना, ये भी संघ सरकार का ही दायित्व, जो गृह मंत्रालय के पास रहता है। सुरक्षा संबंधी सभी कार्यों को गृह मंत्रालय देखता है। क्या है? सभी राज्यों में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, सभी राज्यों में संविधान की पालना को सुनिश्चित करना, यानी कि संघ सरकार का यह भी दायित्व है कि सभी राज्यों में जो संविधान है उसकी पालना हो रही है कि नहीं, यह भी सुनिश्चित करना, तय करना कि सभी राज्य क्या करें, संविधान की पालना करें, यह भी संघ सरकार का दायित्व। तो संघ सरकार के दायित्वों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में किया गया। अगर यह भी पूछ ले कि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो वह भाग होगा 18। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल का वर्णन किया गया, जिसमें 3 प्रकार के आपातकाल हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको डिटेल में। दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में कितने समय के लिए लगाया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन की अवधि, राष्ट्रपति शासन की अवधि यानी कि कितने समय तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है।
दोस्तों अनुच्छेद 356 कहता है कि दोस्तों हर चीज अनुच्छेद 356 में ही उल्लेखित है। दोस्तों अनुच्छेद 356 कहता है कि राष्ट्रपति शासन लग जाने पर 2 माह के भीतर संसद से अनुमोदन लेना होता है। दोस्तों अनुच्छेद 356 यह भी बात कहता है कि राष्ट्रपति शासन लग जाने पर, मान लो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, तो 2 माह के अंदर यानी कि 2 महीने के अंदर संसद से अनुमोदन लेना होता है। अनुमोदन के बारे में दोस्तों पिछली वीडियो में यानी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि अनुमोदन कैसे मिलता है। दोस्तों अनुमोदन यह होता है जिस भी यानी कि जैसे लोकसभा है, लोकसभा का बहुमत यानी कि आधा प्लस वन, यानी कि लोकसभा में जितने सदस्यों की संख्या है उसका आधा प्लस वन, यानी कि 545 है तो 273 होता है लोकसभा का बहुमत, प्लस 2/3 बहुमत उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत होता है। यानी कि सदन का बहुमत तो होना ही चाहिए, कम से कम सदन का बहुमत होना ही चाहिए। उसके बाद उपस्थित जितने लोग उपस्थित हुए और मतदान किए हैं उसका 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत से अनुमोदन मिलता है। यही कार्य राज्यसभा में भी है। एक बार फिर से बता रहे हैं, सदन का बहुमत यानी कि जिस सदन में बिल रखा गया है उसका बहुमत। जैसे लोकसभा है तो लोकसभा का बहुमत होता है 273, बहुमत तो हो गया यानी कि ये तो होना ही चाहिए कम से कम 273, प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वालों। उस समय जिस समय ये अनुमोदन का जो संकल्प रखा जाएगा, जितने सदस्य उपस्थित रहेंगे और जितने सदस्य क्या करें वोटिंग करेंगे उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में। तो 2 महीने के अंदर राष्ट्रपति शासन लगने के किसी भी राज्य में 2 महीने के अंदर संसद से अनुमोदन लेना होता है। एक बार अनुमोदन मिल जाने पर अगर संसद ने अपना जो संकल्प है पारित करने अनुमोदन को पारित कर दिया तो एक बार में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन रह सकता है। यानी कि मान लो कि संकल्प पारित हो गया कि हाँ राष्ट्रपति शासन रहना चाहिए, संसद ने पारित कर दिया, अनुमोदन दे दिया संसद ने, तो 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन रहेगा। अगर राष्ट्रपति शासन को और बढ़ाना है तो फिर से अनुमोदन लेना होता है संसद का, सेम कंडीशन से संसद का अनुमोदन लेना होता है। एक बार फिर अनुमोदन मिलने के बाद 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन रहता है। तो दोस्तों एक बार अनुमोदन मिल जाने पर 6 माह तक जारी रहता है। लेकिन दोस्तों अधिकतम राष्ट्रपति शासन को 1 साल तक रखा जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 1 वर्ष तक रह सकता है। यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर 6 महीने पर अनुमोदन सांसद का लेते रहें और राष्ट्रपति शासन को किसी राज्य में बढ़ाते रहें, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 1 वर्ष तक रह सकता है, इससे भी आगे बढ़ सकता है। उसके लिए क्या परिस्थितियां भी हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन जो सामान्य है, अगर सामान्य समय में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष तक रह सकता है, लेकिन प्रत्येक 6 माह में संसद से अनुमोदन लेना होता है। 6 माह करके फिर 6 माह में अनुमोदन ले जाने पर एक बार अनुमोदन लिए 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन रहेगा, फिर एक बार अनुमोदन लेंगे फिर 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन रहेगा। ऐसे करके कम से कम अधिकतम 1 साल तक राष्ट्रपति शासन रह सकता है। अगर देश में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल नहीं लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल, या या चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत मना कर दे कि चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल हो या अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग यह कह दे कि चुनाव करवाना अभी संभव नहीं है, तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन की अवधि में अनुच्छेद 352 के तहत अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो या अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग यह कह दे कि अभी चुनाव करवा पाना संभव नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक हो सकता है। राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में 3 वर्ष हो सकता है? अगर दोस्तों सामान्य परिस्थितियां हैं तो राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। लेकिन अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो या अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग यह कह दे कि अभी चुनाव करवा पाना संभव नहीं है, इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया
जा सकता है, इससे अधिक नहीं। तो अगर यह पूछे सामान्य समय में, समान परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 1 वर्ष हो सकता है, और अगर ये 2 कंडीशन है तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक हो सकता है। और हम कुछ बातें समझ लेते हैं। तो राष्ट्रपति शासन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया तो राष्ट्रपति शासन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक पर नहीं लगाते हैं। अपने विवेक पर नहीं, यह मंत्रिमंडल के आधार पर लगाते हैं, नहीं मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगता है। यानी कि राष्ट्रपति दोस्तों बहुत कम कार्य है जो अपने मन से करता है, वरना हर कार्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, इसलिए कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, और मंत्रिमंडल किसी भी पार्टी की हो सकती है। यानी कि ऐसा है कि देश में बीजेपी की सरकार है और किसी राज्य में बीजेपी का पसंद नहीं है कोई सरकार, अन्य राज्य में तो अलग सरकारें हो सकती हैं, अपोजिशन की सरकार हो सकती है। तो मान लो बीजेपी को पसंद नहीं है वहाँ की सरकार, तो ऐसा नहीं है कि वह मंत्रिमंडल कहते राष्ट्रपति साहब यहाँ लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन। अगर मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से कहते राष्ट्रपति शासन लगा दो, और राष्ट्रपति को बात मानना अनिवार्य है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दें, जबकि संवैधानिक तंत्र विफलता नहीं हुई है, बस इस आधार पर कि वहाँ विपक्ष की सरकार है, तो वहाँ का विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि संवैधानिक तंत्र की विफलता हुई है कि नहीं। इसलिए इसे राष्ट्रपति शासन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि बेफालतू में राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में ना लगे, किसी राज्य की सरकार बर्खास्त ना हो। दोस्तों सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश व मणिपुर में 10-10 बार लगा है। अगर पूछ ले कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहां पर लगा है, तो उत्तर प्रदेश और मणिपुर में। 10 बार उत्तर प्रदेश में और 10 बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है। अगर पूछ ले सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन कहां लगा है, तो दोस्तों सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा है। और पूछ ले कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां लगा, तो पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 पेप्सू, पंजाब को ही दोस्तों पहले पेप्सू कहा जाता था, यानी कि पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन इसे कहा जाता है, यानी कि पेप्सू को ही पंजाब कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। यहाँ पर समाप्त होता है राष्ट्रपति शासन। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग